हो गया। अगला, हृदय स्पंदन, हार्टबीट, लयबद्ध संकुचन और क्या है, लयबद्ध विश्रांति। ये चला क्वेश्चन आपको देगा कि हृदय का जो स्पंदन है, हार्टबीट, ये क्या क्या होता है, एक संकुचन और विश्रांति। ये कभी कभी दे देगा अगर कथन निष्कर्ष में, तो ध्यान रखिएगा कि लयबद्ध संकुचन और लयबद्ध क्या, विश्रांति। यही हृदय का स्पंदन है। मतलब लयबद्ध संकुचन का मतलब हो गया सिकुड़ना, और यहाँ विश्रांति का मतलब होता है फैलना। विश्रांति का मतलब लिख लो, क्या होता है, फैलना। लिख लिए। हृदय के स्पंदन को किससे नापते हैं, स्टेथोस्कोप से। किससे नापते हैं, और मूत्र में कितना परसेंट जल, कितना परसेंट, 95% जल होता है, 2.5% यूरिया, और 2.5% क्या होता है, अन्य होता है। यानी मैक्सिमम परसेंटेज कितना, 95% क्या होता है, जल। और हम बोले थे तुमको रेगिस्तान में जो मूत्र होता है, रेगिस्तान में मूत्र कैसा होता है, पतला। मात्रा क्या होता है, मात्रा होता है कम। रेगिस्तान का मूत्र होता है पतला, मात्रा होता है कम। सही है ना। ये भी क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में मिलेगा। रेगिस्तान में मूत्र होता है पतला, मात्रा होती है कम। और शुष्क होगा कि उष्ण, शुष्क की उष्ण, उष्ण। अब कहता है पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक या खिंचाव बल के कारण होता है। देख लो, एक मिनट होल्ड डाउन। यहाँ चला क्वेश्चन क्या करता है, हम लोग तो ये जानते हैं कि रंध्र द्वारा वाष्पीकरण होता है। किसके द्वारा वाष्पीकरण, लेकिन आप ये समझिए कि जल जो वाष्प में बदलता है चूसक या खिंचाव बल के कारण। किसके कारण, जल जो वाष्प में बदलता है चूसक या खिंचाव बल के कारण। किसके कारण चला, जल जो जलवाष्प में बदलता है ये चूसक या किस बल के कारण, खिंचाव बल के कारण। मानव शरीर में होंठ, ये देखो यही क्वेश्चन आता है अधिकतर, आईएनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। किस कहाँ पसीना नहीं बनता है, श्वेत ग्रंथि होंठ में नहीं होता है वहां, इसीलिए पसीना आता है कि नहीं आता है। पूरे शरीर में एकमात्र जगह है होंठ जहां पर पसीना नहीं आता। और अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में हम लोग जानते हैं किसका उपयोग होता है, तना। तना जानता है, काट कर लगाना। काट कर लगाते गुलाब वगैरह को जो काट के लगाते, लेकिन चला अभी जानिए तना का भी उपयोग होता है, पत्ती का भी उपयोग होता है। ब्रायोफाइलम जान रहे हैं, ब्रायोफाइलम में हम लोग पत्ती लगाते हैं लड़का, लेकिन इसको याद रख ले है कि भैया इसमें हम लोग मारेंगे तना, जबकि तना और क्या हो जाएगा, पत्ती। कहता है गौर फरमाइएगा कि अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना और किसका, पत्ती। अब पत्ती कहाँ, ब्रायोफाइलम। तो पत्ती कहाँ, ब्रायोफाइलम। कायिक समझते हो, कायिक अंग, काट कर लगाना। काट कर जो हम लोग तना को नहीं लगाते ना, आम का, कैरोटन का काट के हम लोग तना लगाते हैं, उसका गन्ना का, ईख का काट के लगाते हैं, वह कायिक, कायिक प्रवर्धन कहते हैं इसको। और ये तना में भी होता है, और किसमें होता है, पत्ती में। ये जान लो, तना में खाली नहीं होता, किसमें होता है, पत्ती में। अगला, पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। सही बात है, पादप का मुख्य जनन अंग क्या है, पुष्प। बोलेंगे अब पत्ती के कक्ष में जो कलिका मुकुल निकलता है, यह विकसित होने पर क्या कहलाता है, कायिक कलिका। पत्ती में जो कलिकाएं निकलती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक कलिका। कौन कलिका कहते हैं, कायिक कलिका के नाम से जानते हैं। डेहलिया, डलिया ने, डेहलिया शकरकंद क्या है, जड़ द्वारा पौधे का उत्पादन करता है। शकरकंद तो करवे करता है, सब जानता है। शकरकंद किससे उत्पादन करता है, जड़ से। लेकिन चला जानिए डहलिया भी किससे जो उत्पादित करता है, जड़ से। डहलिया किससे करता है, शकरकंद मारेगा सब मार देगा, किससे, जड़ से। लेकिन अब जानिए कि डहलिया भी किससे करता है, जड़ से। मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मॉस और किसमें, फर्न में जो जनन होता है पुष्प के द्वारा नहीं, किसके द्वारा, बीजाणु के द्वारा। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी है। एकलिंगी मतलब कोई एक होगा, कोई एक या तो स्त्री केसर या तो पुंकेसर, और द्विलिंगी होगा तो दोनों होगा, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी।
तो कहता है गुलाब और पिटूनिया क्या है, उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब कॉमन है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में बनता है। अंडाशय किस में बदल जाता है, फल में। अब बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में। अंडाशय किस में बदलता है, फल में। बीजांड किस में बदलता है, बीज में। क्लियर है? अंडाशय फल में, बीजांड बीज में। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय किस में, फल में। अब बीजांड किस में, बीज में। निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। कहीं कभी कभी कि यहाँ क्या करता है, युग्मनज दे देता है, इसीलिए चला लाइन हम दिए हैं। कभी कभी कह दे देगा निषेचित अंडा क्या कहलाता है, एक ऑप्शन दे देगा युग्मज। जीपा जी, जूपी डाउनलोड कहाँ से करूँ? zupi.com से। ओके कर दूँ? हाँ, सिंपल हो गया। और बताओ। और बस बाजी क्या बताएं, छोटी छोटी बातों के लिए लोग फोन करते रहते हैं। लोग भी ना हैं? खेलो इंडिया का अपना गेम लूडो, सिर्फ जूपी पर। आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। कहलाता है तथा युग्मज जाइगोट का विकास कहाँ होता है, भ्रूण में। अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उत्पादन करता है। जैसे तुम ले लो इसमें सेब वगैरह में बहुत सारे अनेक बीजांड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं अंडाशय एक से अनेक बीजांड का क्या करता है, उत्पादन। पराग कणों का पराग कोष से वर्तिका एक तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन। पराग कणों का पराग कण जो कीड़ों के द्वारा दिया जाता है, पराग कण का पराग कोष से कहां से चला, ये पराग कोष से कहां तक, वर्तिका तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, गैलीलियो। ये चला गैलीलियो की 3 बातें आपको देखने को मिलेगी। गैलीलियो पहले तो गति का समीकरण यही दिया था, गति का समीकरण किसने दिया, तरल लोलक। तरल लोलक के बारे में किसने बताया था, गैलीलियो ने। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है, पहली बार किसने कहा था, पहली बार कहा था गैलीलियो ने। एक और क्या, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। सिंपल पढ़ लो, लड़का खूब पढ़ता है। दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो, दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो। लेकिन अब आप जानिए गति का नियम दिया था न्यूटन ने, गति का समीकरण दिया था v बराबर u प्लस एटी। वो जो कहते हैं ना v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सरल लोलक, इसका भी आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है, पहली बार किसने कहा था, गैलीलियो ने। दूरदर्शी का आविष्कार भी किसने किया था, गैलीलियो ने। अब आपको पूछ देगा कि बताइए सरल लोलक का आविष्कार किसने किया, ये कहीं लिखले नहीं है चला, लेकिन एनसीईआरटी में है, मिस नहीं करना है। किसने किया था, गैलीलियो ने। गति का समीकरण किसने दिया था, ये जो v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव। इस सबको बता, देखो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जरूर याद रखना। ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया, रासायनिक प्रभाव का खोज फेराडे ने किया, चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी और एस्टेट ने किया। ये एकदम क्लियरली याद रखना, ऊष्मीय प्रभाव जूल, रासायनिक प्रभाव फेराडे, रासायनिक प्रभाव फेराडे, और चुंबकीय प्रभाव एचसी और एस्टेट। चुंबकीय प्रभाव तो कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का खोज किसने किया, जूल ने। रासायनिक प्रभाव की खोज, आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, एचसी और एस्टेट। किसने किया बताओ। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, एक चीज का ध्यान रखना चला, यहाँ क्वेश्चन लाइन हम इसलिए दिए हैं कि एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये हमेशा ध्यान रखना, इसका जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा गड़बड़ करता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर
उतार नहीं सकते। एकदम याद रखो, चला वास्तविकता जो होगी उसी को ना पर्दे पर उतारिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार नहीं सकते। और एक चीज और, अनंत पर स्थित, अनंत पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसको भी आप पर्दे पर उतार नहीं सकते। अनंत तो चला अनंत पर है, तो उसको कैसे पर्दा पर उतारिएगा? उतार पाइएगा? काल्पनिक बनने वाला प्रतिबिंब और अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या अनंत पर स्थित प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं। चलिए, हो गया? तो बताओ, जितना भी काल्पनिक प्रतिबिंब है क्या उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं? क्या हम उसे देख सकते हैं? तो बताओ, इसकी कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है बताओ? काल्पनिक, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी। काल्पनिक और कैसा? सीधा। और कैसा? वस्तु के बराबर। और कैसा? पार्श्व उल्टा। पार्श्व कैसा चला? उल्टा। तो बताओ, जब इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या इसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं? ये हमेशा ध्यान रखना। अगर फोकस पर वस्तु रहता है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनेगा तो क्या उस प्रतिबिंब को आप देख पाइएगा? देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। अगर फोकस पर पी के बीच वस्तु रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। क्या आप काल्पनिक प्रतिबिंब को देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, खाली समतल दर्पण नहीं चला, कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो आप उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहाँ प्राप्त नहीं कर सकते? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ ऑलरेडी आपको लिखा दिए। केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। बोलो हाँ। आई चला, इसके जहाँ सामान्य विज्ञान में नए है, इसको 5th एडिशन में जोड़ देंगे। बुलंदे, ये वो लड़का आ जाया, चला हमसे भी स्टाफ से भी लड़ गया, बाहर गया, वो दुकान वाला से भी लड़ गया, अंदर आया तो हमसे भी लगभग लड़िए गया। मतलब समझ लो, दुकान वाला से तो स्टाफ से तो ऐसे लड़ा कि लगा कि मार हो जाएगा। हम अंदर में बैठे हुए थे तो हम आवाज़ सुने तो हम बोले कौन है, भेजो मेरे पास। आया बेचारा, बहुत बारीकी, अभी क्लास देख भी रहा होगा वो छोटा, बहुत बारीकी से वो अध्ययन करता है बेचारा। तो मेरे पास आया, बोलता है एगो बात बताइए सर, आप लोग ठगबे न करते हैं? हाँ। बोले साला कैसे ठग लिए? बोला कि बताइए 4th एडिशन में और 3rd, आपको 4th एडिशन लाए, ओकरा में 30 पन्ना कम है 3rd एडिशन से। 3rd एडिशन में जितना पन्ना है आपका, मान लो X पन्ना है, तब 4th एडिशन में आपका पन्ना 30 पन्ना बढ़ना चाहिए। ये लेकिन X - 30 है आपका। हमको पन्ना नहीं याद है इसलिए X मान लिए हैं। तो बोला 30 पन्ना घटिए गया। आप बोले जोड़े हैं। पूरा लड़ गया। वो 4th एडिशन का बुक ले गया था उस दुकान वाले से, बोला किताब रखिए अपना, हमारा 3rd एडिशन चाहिए, काहे कि ओकरा में ज्यादा माल है, एकरा में कम है। हम तब ओकरा बैठा के हम समझाए कि देखो बाबू, ऐसा है कि हम ऐसा 4th एडिशन लाए, इसका ये मतलब था कि इसमें हम जो जरूरी बातें नहीं थी उसको काट दिए। आज जहां जहां लगा कि इस पूरे टॉपिक को 5 पन्ना को एगो टेबल में दे के हम समझा सकते हैं, उसको एगो टेबल में कर दिए। जैसे 4th एडिशन लाए, जो जरूरी, जो अनइम्पॉर्टेंट बातें थी उसको काट दिए। जहां लगा कि बहुत बड़ा मटेरियल है और उसको मात्र 1 पन्ना में, 5 पन्ना को 1 पन्ना में लाया जा सकता है, टेबल बना करके समझाना भी आसान होगा, उसको हम टेबल बना दिए और 5 पन्ना को हटा दिए। उसके बाद 1 लाइनर अलग से जोड़े, 50 पन्ना घटा, 20 पन्ना बढ़ा, तो 30। लेकिन मजाक में नहीं लेना, मतलब खूब बढ़िया से प्रणाम भी किया, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब हम पूरा किताब में, चूंकि हमारा चला मेरे किताब का सब बात पता है, हम अपना पूरा किताब में कहाँ कहाँ जोड़े हैं वो सब ओकरा दिखाए, तब वो संतुष्ट हुआ, कहाँ अब लग रहा है ठीक है। न तो उस RBD से जो किताब आया था वो रख ले था, 3rd एडिशन ले था,
अब फोर्थ खरीदने आया था, अब फिफ्थ आएगा, अब तो और आग बबूला हो जाएगा। इसलिए चला हम फिफ्थ एडिशन। अब चला फिफ्थ एडिशन में देखो जरूरी क्या है, ये पॉइंट जरूरी है। वहाँ फिर फोर्थ एडिशन में मेरे बुक में ही ये पॉइंट नहीं है कि काल्पनिक क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट ये पॉइंट नहीं है, तो हम एगो नोट करके वहाँ लिख देंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव नहीं है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारना संभव है। तो हम ये बात लिख देंगे तो बच्चा अपने बुझाएगा, वास्तविक होगा इसलिए पर्दा पर उतार सकते हैं, और कल्पना है इसलिए पर्दा पर उतार नहीं सकते, अनंत पर इसलिए पर्दा पर उतार नहीं सकते। जैसे ही लिख देंगे और तब कहेंगे भैया तब एनसीईआरटी डायरेक्ट एकरा से बन जाएगा, क्योंकि उसी का लाइन यहाँ है, उसी का लाइन हम वहाँ चाप देंगे। तो बच्चा एनसीईआरटी नहीं हो पढ़ेगा तो पढ़ लेगा तो कर काम। यही फोर्थ और फिफ्थ का मामला होगा। लेकिन फिर जब फिफ्थ लाएंगे फिर को किया गया, साला 6 महीना पर चौथा पचवा कर रह गए, इसलिए हम पहले बाबू पढ़ा देते हैं, आप लोगों को फिफ्थ एडिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है, सही बात है, लेकिन है ये अनुप्रस्थ, लेकिन है ये अनुप्रस्थ। अगर कह देगा अनुप्रस्थ बोले तो ऐसा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, चला प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, लेकिन अगर प्रकृति कहेगा तो कैसा अनुप्रस्थ, टेढ़ा मेढ़ा। ये बात में उतने कॉन्ट्राडिक्शन है जितना हम कल बोले थे तोरा कि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव बोले थे। तो वैसे ही प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है, लेकिन इसकी प्रकृति होती है टेढ़ी, बोलवे नहीं करेगा। और टेढ़ी प्रकृति को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ की अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ कहते हैं। जैसे विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर, उच्च विभव से किधर की ओर, निम्न विभव से। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर, माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। वैसे ही प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करती है, लेकिन कैसी होती है, अनुप्रस्थ। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, जिसका वेग कितना होता है, 3 × 10⁻8, जो किसने खोजा था, रोमर ने। कितना ईस्वी में, 1676 में। कितना ईस्वी में खोजा था, कहता है कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अब देखो चला, दर्पण किसको कहते हैं, जिसके पिछवाड़े में पॉलिश किया हुआ, क्या किया हुआ, रे इधर हम पढ़ा रहे हैं तो कहाँ है, दर्पण जो है चला किसको कहते हैं, जिसके पीछे में क्या किया हुआ, पॉलिश किया हुआ। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है चला कि लकड़ियों में थोड़ा अपन चेहरा नजर आ जाता है, पॉलिश कर रहता है, तो ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। कभी कभी टाइल्स में भी तुमको अपना चेहरा नजर आ जाए, तो जितना पॉलिश किया हुआ है सब दर्पण है, दर्पण की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है, तो कहते हैं कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठीय दर्पण के समान व्यवहार करता। आपको कहेगा बताइए कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार वस्तु दर्पण के तरह व्यवहार करता है, लेंस के तरह व्यवहार करता है, दोनों के तरह व्यवहार करता है। जब ये पॉलिश हुआ एक साइड से ढक गया, एक साइड से ढक गया, मतलब वो दर्पण है, आर पार दिखाई देगा मतलब वो लेंस है। क्लियर है, तो बताओ कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार वस्तु पृष्ठीय दर्पण के तरह व्यवहार करता है। अधिकांश ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग के पर तना की आकृति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पितान या कैनोपी कहते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है, अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति को क्या कहते हैं, पितान या कैनोपी कहते हैं। हाईलाइट कर लो, याद रखना। वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं, सही की गलत। हम मनुष्य के इकाई क्या है, कोशिका। अरे मनुष्य की इकाई क्या है, कोशिका। लेकिन सभी सजीवों के जीवन की इकाई क्या है, क्या है रे, जितना भी सजीव, अगर वन नहीं रहेंगे तो सजीव का रहना संभव नहीं है। सजीवों के जीवन की इकाई क्या कहलाती है, मनुष्य के शरीर की इकाई क्या है, कोशिका। मनुष्य के शरीर की इकाई कोशिका, लेकिन सजीवों के जीवन की इकाई क्या है, वन नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं, क्योंकि वन रहेगा तभी वर्षा होगा, अब वर्षा होगा तभी जल मिलेगा। बोलो रे, तो कहते हैं वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी क्या होता है, वन द्वारा ध्वनि प्रदूषण होगा। अरे वन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होगा, एकदम नहीं होगा, बहुत कम के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा। अब प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत कौन है, आज सबसे कम प्रदूषण
सबसे कम प्रदूषण कौन कौन रे? अब विशाल ऊर्जा का स्रोत, विशाल ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। विशाल ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। अब सूर्य की ऊर्जा नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है स्रोत? विशाल ऊर्जा का स्रोत, प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत, सबसे कम प्रदूषण कौन कौन रे? सूर्य। बताओ विश्व जल दिवस कब? 22 मार्च 2005। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 15 10 साल कितना से कितना की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया था। बताओ एक मनुष्य के लिए मिनिमम कितना लीटर? 50 लीटर। एक मनुष्य के लिए मिनिमम कितना लीटर? 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है। 2005 से 2015 तक की अवधि को जल दशक के नाम से जाना जाता। अब बड़े और छोटे पाइप में जल को क्या कहते हैं? सीवर। ये देखो ये चला जो पाइपलाइन बिछाया हुआ है ना, जिससे पाइप को हम लोग, जिससे पानी को बाहर ले जाते हैं, उसको हम लोग सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन पाइप को? जो पानी का पाइप, जो मोटका मोटका पाइप या पतर का पाइप जो लगा हुआ है ना बाहर में, वो सब कौन पाइप है? सीवर है। क्या है? सीवर कहते हैं उसको। हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस इत्यादि कौन प्रदूषण है? आप पृथ्वी पर उपलब्ध पानी मात्र कितना %? 0.006% ही पीने लायक है। कितना %? काय गो जीरो? 2 गो जीरो 1 गो 6, 2 गो जीरो 1 गो 6, क्योंकि ऑप्शन में 2 गो जीरो भी देगा, 1 गो जीरो भी देगा, 3 गो जीरो भी देगा। तो काय गो जीरो? 2 गो जीरो 1 गो 6। एगो चीज और ध्यान रखिएगा चला जी, तब डेटा है चला, रट्टा मार है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पत्ती जो है प्रकाश, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1% भाग ही उपयोग करता है। सूर्य के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में मात्र 1% भाग ही उपयोग किया जाता है। लिख लो कहीं पर। पत्ती प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का 1% भाग ही प्रयोग करता है। बीपीएससी टीआरई 1.0 या 2.0 का एक क्वेश्चन है। क्या % भाग? 1% भाग। सूर्य के प्रकाश का कितना % भाग? 1% भाग ही प्रयोग किया जाता है। और पीने लायक जल कितना है चला? 0.06%। अब बताओ पृथ्वी पर आर्गन का परसेंटेज कितना है? 0.093%। चलो आर्गन का परसेंटेज जो है, ये सब चला एकदम रट्टा मार है। हम अगर याद नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। 0.093%। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की मात्रा 0.006%। काय गो जीरो? 2 गो जाना था। 1 गो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो, 4 गो जीरो करके दे देगा। 2 गो जीरो 1 गो 6। आप पत्ती प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कितना % भाग? 1% भाग है। एगो है चला लिंडमान का नियम। किसका नियम? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो हम लोग कहते हैं ना चला, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और कौन रे? जैसे नीचे से ऊपर जाएगा तो 10% ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? 10% ऊर्जा घटेगा। ये नियम दिया था लिंडमान। एक मिनट, 10% ऊर्जा प्रयोग में लाएगा। इट्स करेक्ट, प्रयोग में लाएगा। प्रयोग में लाएगा, घटेगा कितना %? 10%। ये नियम किसने दिया था? लिंडमान। किसका नियम है ये? लिंडमान। और सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है?
ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी मिलेगा। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? उत्पादक का। उत्पादक मतलब हो गया घास न चला, प्लांट कह सकते हैं। कभी कोई उत्पादक की जगह पर पौधा भी दे देगा। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? उत्पादक का। नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का क्या करता है? प्रयोग। ये नियम किसने दिया था? लिंडमान। एनसीईआरटी का सवाल है, दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, दोनों क्वेश्चन। किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन है। कितना % ऊर्जा प्रयोग करते हैं? ये भी क्वेश्चन है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? ये भी क्वेश्चन। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? उत्पादक, यानी प्लांट। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? उत्पादक। नहीं, नियम किसने दिया था? लिंडमान। नियम किसने दिया था? लिंडमान ने। लिख लिए? लिखे? अब बताओ, पृथ्वी पर जल का उपलब्ध पानी की मात्रा कितना %? बताओ। चला, हम लोग जो पीते हैं कौन सा जल पीते हैं? कठोर जल की मृदु जल? हाँ, जल दो प्रकार का, एक होता है कठोर जल, एक होता है, चला, एक होता है कठोर जल, एक होता है कौन जल? मृदु जल। कठोर जल पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नहीं पीते। कपड़ों साफ नहीं करते, कपड़ा साफ नहीं करते, कपड़ा साफ नहीं करते। इसमें आओगे मृदु जल, ये पीते, कपड़ा साफ करते। किसमें? मृदु जल। मृदु जल का हम लोग उपयोग करते हैं, कठोर जल का हम लोग उपयोग नहीं करते। कठोर जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता है, एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अस्थायी कठोरता होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। हाँ क्या? अरे उपयोग हम लोग इतने करते हैं, उपलब्ध तो है ही है। हो गया? अरे हुआ? परसेंटेज चला कहीं पर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा दे देता है। जैसे तुम लोग टंगस्टन का गलनांक कहीं कहीं देगा 3380 डिग्री से, और कहीं कहीं देगा तुमको 3700 डिग्री से। अलग अलग टंगस्टन का गलनांक अलग रहता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन कितना लीटर 50 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए। भूजल भिन्न भिन्न स्तर को क्या कहते हैं? जल तालिका। देख लो, ऊपर वाला स्तर, उससे नीचे वाला स्तर, उससे नीचे वाला स्तर को हम लोग क्या कहते हैं? जल तालिका। क्या कहते हैं? भूजल के अलग अलग स्तर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल तालिका कहते हैं। अब भूजल साफ किया जाता है किस विधि द्वारा? कल परसों ही बताए थे, निस्यंदन द्वारा। लिख लो एक बार और। भूजल साफ का शुद्धिकरण होता है निस्यंदन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? निस्यंदन विधि द्वारा। भूजल का शुद्धिकरण होता है किसके द्वारा? निस्यंदन विधि के द्वारा। हाँ, भूजल का निस्यंदन किसके द्वारा? अब भूजल का शुद्धिकरण किसके द्वारा? निस्यंदन विधि द्वारा। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन द्वारा। जल का शुद्धिकरण आसवन द्वारा। जल का शुद्धिकरण आसवन। समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन। किसके द्वारा? पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन। उर्वरक और खाद तो जानता होगा। चला, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिंक है और खूब पूछता है। उर्वरक और क्या? खाद। चला, उर्वरक और खाद। खाद मतलब ये समझ लो गोबर, समझ रहा है ना? खाद मतलब यहाँ हो गया गोबर, या यूं कहें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। उर्वरक मतलब हो गया डीएपी और क्या? यूरिया, पोटास। तो चला, ये देखो सब तरीके से, जिंक भी
सब तरीके से उर्वरक जो है ये संतुलित है कि असंतुलित? ये संतुलित है। और खाद क्या है? असंतुलित है। ये हानिकारक है। अधिक भूमि को ये बंजर बना देता है। चला, भूमि बंजर बना देगा अगर अधिक उपयोग कीजिएगा। हाँ, इसमें भूमि बंजर नहीं होगा। जल का संचय अधिक कौन करेगा? खाद। गोबरे में ज्यादा जल का संचय करेगा रे कि यूरिया? जल संचय अधिक। इसमें जल संचय नहीं। जल संचय इसमें अलग से जल डालना हो। जल संचय नहीं। सर इतना किए हैं तो कुछ और कीजिए। YouTube पर न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया, एकदम। चला, हम सोचे भी हैं कुछ चैप्टर जो टफ चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल करवाया जाए, लेकिन सिर्फ लाइव में ही उपलब्ध हो गया। अब कह रहा है 5th एडिशन कब तक आएगा? 5th एडिशन आएगा, अभी तक किसी को लेने की जरूरत नहीं। जो जिसके पास, हम चला समझ लो किताब अगर हम रखेंगे जब तक हम जिएंगे, मर जाएंगे तक कोई बातें नहीं है। हम जिएंगे तो नए क्वेश्चन के हिसाब से हर 6 महीना पे किताब में 10 लाइन, 20 लाइन, 100 लाइन, 150 लाइन हटा के और 150 लाइन जोड़ेंगे जरूर। क्योंकि चला बहुत सारी बातें ऐसी हो गई है जो अब पूछी नहीं जाती। और इसके जैसा सामान्य विज्ञान ऐसा है कि समझो लगभग लोगों के घर में उपलब्ध है। अभी एगो हम शादी के लिए लड़का देखने गए थे, लड़का फाइनल हो गया था। लड़का के घर में गए, बात करने गए तो वहाँ घुसे तो टेबुले पर लिखल था इसके जैसा सामान्य विज्ञान। जैसे घुसे न चला, मेरी दीदी का फुआ की बेटी का शादी था, तय करना था। जैसे घुसे देखते हैं स्वागत में इसके जो सामान्य विज्ञान रखा हुआ है, अरे साला। तब उसको पूछे तो बोला हाँ अरे सर आप? बोले हाँ। चला, बुक ऐसा चीज है ना, तुम लोग तो ऑथर का वैल्यू नहीं देता है। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि किसी सिन्हा सर से पढ़ रहे हैं तो उनसे मिल भी पाएंगे। कभी नहीं मिल पाए, मिल भी नहीं पाए। एक बार यहाँ पर एम करीम सर से मिले, एच.सी. वर्मा सर से भी मिले, किसी से नहीं मिले। कब मिले? जब मतलब सब कुछ दुनिया में अचीव कर लिया तब। एज ए स्टूडेंट कोई ऑथर से मिल पाता है क्या? बहुत कम। अभी जितना ये यूट्यूबर सब जो ऑथर बना है तो तुम लोग मिल लेता है, नहीं तो हम लोग जिस टाइम पढ़ा करते थे तो ये है ऑथर। ऑथर मतलब लगता था ये फलना बाबू की किताब हम पढ़ रहे हैं, और तुम लोग तो मजा गए के जाए ये की है जी। जबकि लेकिन चला तोरा एक दिन की बात का एहसास होगा, इसके जा सामान्य विज्ञान इज अ गुड पुस्तक, ठीक ना। और उसको हम और बढ़िया बना देंगे और कुछ ऐसा करेंगे। चला इस बार, अब तुम कहेगा इस बार कीजिएगा मतलब फिर खरीदिएगा। हम तोरा पढ़ा दे रहे हैं ना, खरीदना नहीं है तोरा जी, हम जोड़ रहे हैं तोरा पढ़ा देने। इसमें समस्या क्या है? पढ़ लो तुम। तो हम कोशिश करेंगे चला कि 100-150 लाइन जो एकदम फालतू है हमारा पता है ओकरा हटाएंगे, और 100-150 लाइन एक्स्ट्रा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पन्ना उतने रहेगा लेकिन मटेरियल स्मार्ट हो जाएगा। उर्वरक कौन चला? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है कि प्राकृतिक है? जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ। गोबर प्राकृतिक है ना है। अब कहता है चला ये हो गया केमिकल, ये हो गया ऑर्गेनिक। अभी ऑर्गेनिक खाद मिल रहा है मार्केट में। कहते हैं खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता। लेकिन चला हम लोग गांव घर में जो है ना वो DAP को खादे कहते हैं। हम लोग कहते हैं खाद छींटने जा रहे हैं। खाद छींटने नहीं जा रहे हैं, उर्वरक छींटने जा रहे हैं। क्या छींटने जा रहे हैं? लेकिन 100% लोग की कहता है, उसका रीजन है पहले तो ये चला उर्वरक था नहीं, तो पहले लोग कंपोस्ट डालता था, गोबर का खाद डालता था, तो पहले वो डालता था, तो पहले का प्रैक्टिस अभी भी चलिए रहा है। अब लेकिन तुम जब नया किसान बनेगा, कभी बनने का मौका मिलेगा तो खाद नहीं कहना है, क्या कहना है? उर्वरक कहना।
क्या कहना है, लेकिन लोग पागले कहेगा। तुम कहना डीएपी लेके जाना, बोलना हम उर्वरक डालने जा रहे हैं। कोची बोला ही रे, खाद है खाद। कहते हैं चला फसलों में खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई। निराई समझता है ना, जैसे चला पटसन वगैरह में जो घास हटाते हैं क्या कहते हैं उसको, निराई। अब तो चला उसका भी केमिकल आ गया है, केमिकल मार दो सब घास खत्म। हार्वेस्ट क्या चला, एक प्रकार का मशीन है जिसका उपयोग फसलों को क्या में करते हैं, काटने में किया जाता है। हार्वेस्टिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें फसलों को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। निराई एक प्रक्रिया है जिसमें फसलों से क्या हटाते हैं, खरपतवार। अरे पसनी खुरपी से नहीं करते निराई, हम लोग कहते हैं कमौनी। अरे गांव घर की भाषा में उसको कहते हैं कमौनी। क्या कहते हैं, कमौनी। यहाँ अगर कमौनी नहीं रहता है ऑप्शन में, यहाँ रहता है निराई। क्या रहता है, निराई। अब फसल काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण को क्या कहते हैं, साइलो। क्या कहते हैं चला, बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण को क्या कहते हैं, साइलो। क्या कहते हैं, इस सब एनसीईआरटी का लाइन है। बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण को क्या कहते हैं, साइलो। लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी। अब ई को ई लाइन जब जोड़ेंगे चला किताब में तो बच्चा को डाउट नहीं होगा कि भैया लीवर में विटामिन ए, लीवर में क्या, मछली के कॉड लीवर में विटामिन डी। तो लड़का एकदम क्लियर रहेगा कि लीवर में विटामिन ए या कॉड लीवर में विटामिन डी। लीवर में विटामिन ए, कॉड लीवर में विटामिन डी। लीवर में विटामिन ए, कॉड लीवर में विटामिन डी। लीवर में विटामिन ए, कॉड लीवर में विटामिन डी। क्लियर है। अतिसार एवं मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु। इचला अधिकतर ही पूछा जाता है। क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा सवाल है। जबकि राइजोपस क्या है, राइजोपस ही चला ना ब्रेड पर लगता है। ब्रेड पर कहेगा, ब्रेड सड़ता है किसके कारण, कवक के कारण। कवक में भी किसके कारण, राइजोपस के कारण। कवक में भी किसके कारण। मेरा कल एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। कौन एग्जाम है रे, अच्छा बीपीएससी टीचर वाला। क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा क्या है, सवाल। लेमिनेरिया भी क्या है चला, लेमिनेरिया भी क्या है, लेमिनेरिया जो है ये सवाल है। इससे क्या मिलता है, आयोडीन। लेमिनेरिया एक सवाल है जिससे क्या मिलता है, आयोडीन। और राइजोपस क्या है, कवक। राइजोपस क्या है, राइजोपस क्या है, राइजोपस कवक है। ब्रेड सड़ता है किसके कारण, राइजोपस के कारण। अब बताओ, एक ही चीज है जो सड़े हुए भोजन को खाता है, कवक। कौन, कवक सड़े हुए भोजन को खाता है। कौन अमाशय से निकाल कर खाता है, स्टार फिश। कल बताए थे ना, अमाशय से निकाल कर कौन खाता है, स्टार फिश। अमाशय से निकाल कर कौन खाता है, कौन, स्टार फिश अमाशय से निकाल कर खाता है। सड़े हुए भोजन को कौन खाता है, कौन खाता है, कवक। और कवक को सड़ाता कौन है, राइजोपस। राइजोपस एक प्रकार का क्या है, कवक। राइजोपस क्या है, कवक है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे क्या बनता है, इडली और डोसा। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक से, कहां से, प्रथम प्रतिजैविक क्या बनाया था, पेनिसिलिन। इसमें चला 100 बात लिखल है, लाइन 5 गो लाइन लिखने से बढ़िया एक लाइन लिखो। अगर तुमको कह देगा बताओ पहला एंटीबायोटिक कौन बनाया, कौन बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो कहता है सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव, तो एंटीबायोटिक हो गया, बोले वह नहीं करेगा। और कवक हेतु, कवक से, कहां से बनाया था, कौन कवक से, पेनिसिलियम टोटेनियम से, बोलन रे, कवक से क्या बनाया था, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक बोले तो एंटीबायोटिक, जिसको क्या बना बोला जाता है, पेनिसिलियम। क्या कहा जाता है, पेनिसिलिन कहा जाता है। जो किस कवक से बना था, पेनिसिलियम से। आपको कहेगा एंटीबायोटिक बना किससे, कवक से। तो इससे सबसे पहले किसने बनाया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने बनाया, और उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। क्या है चला, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए
1798 में टीका का खोज किया। देखो चला, एक चीज ध्यान रखना, सब टीका के ईस्वी नहीं पूछता है, वही टीका का ईस्वी पूछता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। मेरा बात समझा? जैसे सब टीका का ईस्वी नहीं पूछता है, वही टीका का ईस्वी पूछेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसीलिए हम ये दे दिए हैं, क्योंकि टीका तो चला ढेरी है, पोलियो का टीका है, बीसीजी का टीका है, फलना टीका, चिलना टीका है। तुमको वो सब नहीं पूछेगा। तुमको जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए कितना ईस्वी में, 1798 ईस्वी में टीके का क्या किया था खोज कर। आईएडीज से डेंगू, फाइलेरिया क्यूलेक्स से, मादा एनेफ्लीज से मलेरिया। इसमें कोई दिक्कत है ना? है मादा एनेफ्लीज से मलेरिया। रॉबर्ट कोच ने कितना ईस्वी में? 1875 में। हाईलाइट कर लो, 1875 में बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु की खोज की, जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने। कितना ईस्वी में? 1875 में बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु की खोज की, जिससे क्या रोग होता है? एंथ्रेक्स रोग। ये पूछेगा, चला एकदम हाईलाइट कर लो। रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। कितना ईस्वी में? 1875 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिससे क्या रोग होता है? नींबू में कौन रोग होता है? कैंकर रोग। ये सब चला एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए पूछवे करेगा। गेहूं में कौन रोग? ये तो सबको पता होगा। गेहूं में कौन रोग? रस्ट रोग। भिंडी में पित्त रोग किसके कारण होता है? वायरस के। ये एकदम एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए वहां भी आए, इसीलिए नमकीन पदार्थ जो है जल्दी सड़ता नहीं। कौन नहीं सड़ता है? क्योंकि नमकीन पदार्थ, अब देखो, कवक ना हो, कवक और किससे सड़ता है? सड़ता दुए को चीज से, एगो कवक से, एगो जीवाणु से। इसीलिए तो ये दोनों को अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं रे? पृथ्वी पर का सर्फ एक्सल यही है। कौन कौन? कवक और जीवाणु। कवक और कौन? जीवाणु को क्या कहते हैं हम लोग? अपमार्जक। क्या कहते हैं? चला, अपमार्जक कहते हैं। और नमक जो है, इसकी वृद्धि को नमक और नमी, नमक और नमी, नमक और नमी ने, नमक और शुष्क अगर रहेगा तो वृद्धि कम होगा। नमक और शुष्क रहने पर वृद्धि क्या होगा? कम। नमक रहेगा और शुष्क रहेगा तो वृद्धि क्या हो जाएगा? कम। नमक रहेगा चला और शुष्क रहेगा। नमी अधिक रहेगा तो वृद्धि, कवक की वृद्धि क्या होगी? अधिक। नमक और शुष्क रहेगा तो कवक और जीवाणु की वृद्धि क्या होगी? कम। वृद्धि कम होगा कवक और जीवाणु का। कवक और किसका? जीवाणु का वृद्धि जो होगा वो क्या होगा? चला, कम। कवक और इसका वृद्धि जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम। वृद्धि कम होगा कवक और किसका? जीवाणु। वृद्धि कम होगा कवक और किसका? जीवाणु का वृद्धि क्या हो जाएगा? चला, कम। तो बताओ, कोल्ड स्टोरेज जो हम लोग रखते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में फिर वो अलग मामला है। वहां पर कम तापमान पर भी, किस पर चला? कम तापमान पर भी फफूंद की मात्रा कम हो जाती है। तो नमक बताओ, खट्टे फलों के संरक्षण के लिए होता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए किसका? बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए अगर कह देगा खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थ संरक्षित रहेगा किससे? नहीं तो कभी कभी कहता सेब किससे संरक्षित रहेगा? तो सेब एक प्रकार का खाद्य पदार्थ ना है रे। आंसर हो जाएगा कौन अम्ल? बेंजोइक अम्ल। सेब किससे संरक्षित रहेगा? बेंजोइक अम्ल। सेब किससे संरक्षित रहेगा? बेंजोइक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल से दाग और धब्बे हटते हैं। दाग और धब्बे किससे? दाग और धब्बे किससे? ऑक्जेलिक अम्ल से। किससे चला? ऑक्जेलिक अम्ल से दाग व धब्बे हट जाते हैं। पढ़े? अब फलों के संरक्षण के लिए कौन? बेंजोइक अम्ल। दाग व धब्बे हटते हैं किससे? ऑक्जेलिक अम्ल से। किससे?
बता खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए देख लो अभी सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग। कभी कभी बेंजोइक एसिड नहीं देता है तो आंसर क्या मारेंगे हम लोग? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं। हाईलाइट कर लो, क्योंकि हम लोग खूब पढ़ते हैं चला बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थ के संरक्षण में, लेकिन अब आप जानिए खाद्य पदार्थ के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण किसके द्वारा? जैम वगैरह में चीनी और नमक दोनों संरक्षित करता है, इसलिए चीनी भी और कौन? नमक भी। लेकिन चला खट्टे पदार्थ का संरक्षण किसके द्वारा? नमक के द्वारा। इसीलिए देखता है अचार में क्या मिलाते हैं हम लोग? नमक। और नमक मिला जाएगा तो अधिक समय तक संरक्षित रहेगा। लेकिन कुछ कुछ मीठा अचार भी होता है, बोलन रे, आंवला वगैरह में मीठा रस डालते हैं तो वो भी संरक्षित रहता है। लेकिन अगर खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कहा देगा तो बेंजोइक अम्ल, अब बेंजोइक अम्ल नहीं रहेगा तो कौन? सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। खाद्य पदार्थों का संरक्षण, सोडियम संरक्षण और परिरक्षण एक के बात है। कौन चला? सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्लियर है? बोलन रे। हाँ, ये चला आज कितना शुरू किए थे? 89 से आज 60 हुआ, कल से 70, 80, 90, 100, यानी नेक्स्ट वीक में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।